Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is easy. My name is Shreya. We are going to start with topic budget in parliament. So ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए. प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो बजट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन जो है बजट को बुलाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वर्ड बजट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. वर्ड जो मेंशनड है, जो स्टेटमेंट मेंशनड है, वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट. और ये जो आर्टिकल इससे एसोसिएटेड है वो है आर्टिकल 112. सो 112th आर्टिकल डील्स विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट. बजट एक्चुअली में होता क्या है? It is a statement of estimated receipts and expenditure of Government of India in a financial year which begins on 1st of April और एंड कब होता है? 31st मार्च. तो एस्टिमेटेड रिसीट्स होती हैं ये. एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, राइट. बजट में इन एस्टिमेटेड रिसीट्स के अलावा और एक्सपेंडिचर के अलावा और क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? तो एक एलिमेंट जो यहां पे होता है वो है एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स. इसके अलावा वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू, राइट. इसके अलावा होते हैं एस्टिमेट्स एक्सपेंडिचर के, कि कितना एक्सपेंडिचर हो सकता है, इसका एस्टिमेट. ये रेवेन्यू रेज कैसे होगा, उसके मीन्स, राइट. इसके अलावा होते हैं एक्चुअल्स, एक्चुअल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर. ठीक है. इसके साथ जो क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर है उसके एक्चुअल्स मेंशन्ड होते हैं. उसके साथ रीजन मेंशन्ड होता है कि डेफिसिट या फिर सरप्लस उस साल क्यों हुआ था. ठीक है. इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी मेंशन्ड होती है कमिंग ईयर की, मतलब टैक्सेशन प्रपोजल्स, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रेवेन्यू एक्सेट्रा, स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा, राइट. एक्चुअली में 2017 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है दो टाइप के बजट लाती थी. एक था रेलवे बजट और दूसरा था जनरल बजट. जो रेलवे बजट है उसमें रिसीट्स और एक्सपेंडिचर होते थे, एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर होते थे ओनली बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. और जनरल बजट तो आपको पता ही है, उसमें बस रेलवे की बातें नहीं होती थी क्योंकि रेलवे के लिए अलग से बजट था, राइट. 2017 में गवर्नमेंट ने रेलवे बजट को मर्ज कर दिया विथ जनरल बजट. एक्चुअली में पहले इनिशियली ये कंबाइंड ही थे. 1924 में एक्वर्थ कमिटी जो थी उनके रिकमेंडेशन पे, ये एक्वर्थ कमिटी 1921 में आई थी और 1924 में इनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे रेलवे बजट और जनरल बजट को अलग किया गया था. तो इनिशियली ये दोनों कंबाइंड ही थे. एक्वर्थ कमिटी की रिपोर्ट के बाद इन्हें अलग बनाया गया था. सेपरेशन के लिए रीजन क्या दिया था एक्वर्थ कमिटी ने? कि फ्लेक्सिबिलिटी हो रेलवे फाइनेंस में, रेलवे की पॉलिसी बिजनेस अप्रोच को फैसिलिटेट करने के लिए एक्सेट्रा, राइट. बट 2017 में अगेन इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और अब सिर्फ एक बजट आता है, दैट इज योर यूनियन बजट. नाउ वी लुक एट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. 112th आर्टिकल जो है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू बजट. ये कहता है दैट प्रेसिडेंट शैल in respect of every financial year cause to be laid before the House of Parliament a statement of estimated receipts, expenditure of Government of India for that year. ठीक है. तो प्रेसिडेंट जो है वो ले डाउन कर रहे हैं हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने स्टेटमेंट किस चीज की? एस्टिमेटेड रिसीट्स की और एक्सपेंडिचर की ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस कमिंग ईयर के लिए, फॉर दैट ईयर के लिए,
राइट ये है आर्टिकल 112। 113 भी इंपॉर्टेंट है। 113 ये बोलता है कि कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट, नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कोई डिमांड ग्रांट के लिए नहीं तब तक आ सकती जब तक रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट उसके लिए ना हो। तो डिमांड ऑफ ग्रांट के लिए रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नेसेसरी। दिस इज आर्टिकल 113। ठीक है। नो मनी शैल बी विदड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। तो आर्टिकल 114 यहां पे इंपॉर्टेंट है, जो ये कह रहा है कि नो मनी शैल बी विदड्रॉन, कोई पैसा विदड्रॉ नहीं होगा फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। ठीक है। ये 3 आर्टिकल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। 112 हमने देखा प्रेसिडेंट का क्या रोल है। 113 वी सी कि कैसे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बगैर ग्रांट के लिए डिमांड नहीं बन सकती है। और 114 में हमने देखा कि नो मनी शैल बी विदड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। दिस मच इज क्लियर। अब हम आते हैं आर्टिकल 117 पर। No money bill imposing tax shall be introduced in the parliament except on the recommendation of the president and such a bill shall not be introduced in the Rajya Sabha. Important, कोई भी ऐसा बिल जो इम्पोज कर रहा हो टैक्स, कोई भी ऐसा मनी बिल जो इम्पोज कर रहा हो टैक्स, वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता पार्लियामेंट में एक्सेप्ट जब तक रिकमेंडेशन ना हो प्रेसिडेंट की। और ऐसा कोई भी बिल कहां इंट्रोड्यूस होगा? राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। यह है आर्टिकल 117। ठीक है, दिस मच इज क्लियर। नाउ वी कम टू आर्टिकल 265। ठीक है, कोई भी टैक्स जो है वो कलेक्ट या लेवी नहीं हो सकता एक्सेप्ट फॉर अथॉरिटी, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि कोई आप या मैं जाके टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। जब तक कि अथॉरिटी ऑफ लॉ ना हो कोई भी टैक्स लेवी या कलेक्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा अनदर प्रोविजन इन आर्टिकल 117 इज दैट पार्लियामेंट जो है वो रिड्यूस कर सकती है, अबॉलिश कर सकती है किसी टैक्स को, बट उसे इंक्रीज नहीं कर सकती। ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड, अगर पार्लियामेंट इंक्रीज करने लगेगी तो ये पॉलिटिकल टूल बन जाएगा अगेंस्ट एनी पार्टी विच इज इन पावर। इसीलिए पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ इसे रिड्यूस कर सकती है या अबॉलिश कर सकती है, बट इंक्रीज नहीं कर सकती। दिस इज आर्टिकल 117। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या आर्टिकल्स देखे? 112 which says that the president हर फाइनेंशियल ईयर में ले डाउन करेंगे हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने स्टेटमेंट किस चीज की? एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उस साल की, फॉर दैट ईयर। ठीक है, उसके बाद 113 में हमने क्या देखा कि कोई भी डिमांड ग्रांट के लिए नहीं आ सकती एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। 114 में हमने देखा कि कोई भी जो मनी है इट कैन नॉट बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। फिर हमने 117 में देखा कि कोई भी जो मनी बिल है जो इम्पोज कर रहा हो टैक्स, इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट जब तक कि रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ना हो, और इसे इंट्रोड्यूस सिर्फ कहां किया जा सकता है? राज्यसभा में। फिर 117 में हमने एक और प्रोविजन देखा, वो कह रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो रिड्यूस कर सकती है और अबॉलिश कर सकती है टैक्स को, बट इंक्रीज नहीं कर सकती। एंड 265 में हमने ये देखा दैट नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो सिर्फ अथॉरिटी ऑफ लॉ ही है जो टैक्स कलेक्ट या लेवी कर सकती है। दिस मच इज क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि इस बार आपकी प्रीलिम्स में भी आया था, विच इज आर्टिकल 109। मनी बिल या फाइनेंस बिल जो कि डील कर रहा हो विथ टैक्सेशन, इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। ये सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। मनी बिल
या फाइनेंस बिल जो कि टैक्सेशन के साथ डील कर रहा हो, ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। दिस इज 109। ठीक है। 113 को अगर हम देखें, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है टू वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये जो पावर है ये एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है लोकसभा का। राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है टू वोट व्हेन ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। ग्रांट्स की डिमांड पे वोट करने की पावर राज्यसभा के पास नहीं है। ये एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? ये एक्सक्लूसिव प्रिविलेज लोकसभा के पास है। ठीक है। मनी बिल या फिर फाइनेंस बिल जो है उसे राज्यसभा को लोकसभा को 14 डेज के अंदर अंदर रिटर्न करना होता है। मतलब अगर कोई मनी बिल है वो राज्यसभा के पास आया है तो 14 डेज के अंदर अंदर उसे वो बिल लोकसभा को भेजना होता है। अब लोकसभा के पास ये ऑप्शन है दैट लोकसभा कैन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशंस मेड बाय द राज्यसभा। दिस इज आर्टिकल 109। ठीक है। तो अगर बिल राज्यसभा के पास गया है, राज्यसभा का रिकमेंडेशन बनाती है, लेकिन 14 डेज के अंदर अंदर उन्हें वो बिल लोकसभा को देना होगा। लोकसभा इसे रिजेक्ट भी कर सकती है इन रिकमेंडेशंस को, या एक्सेप्ट भी कर सकती है। आप प्लीज मनी बिल, फाइनेंस बिल का मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, यू कैन सी दैट, यू कैन वॉच दैट, एंड बहुत इन डेप्थ उसमें इंफॉर्मेशन है। ओके, now we see 112 आर्टिकल अगेन। यहां पे ये बोला गया है कि जो एस्टिमेट्स है एक्सपेंडिचर के embodied in the budget shall show separately for expenditure charged on the consolidated fund of India and expenditure made from the consolidated fund of India। तो यहाँ पे डिफरेंस, डिस्टिंक्शन दिख रहा है on expenditure charged on the consolidated fund of India and expenditure made from the consolidated fund of India। ये आर्टिकल 112 बोल रहा है। इसके अलावा आर्टिकल 112 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 112 ये बोल रहा है कि बजट जो है वो डिस्टिंग्विश करेगा एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर्स। मतलब यहाँ पे कौन सा वर्ड नहीं दिया हुआ है? कैपिटल, जो कि हम कन्वेंशन में यूज करते हैं। कैपिटल वर्ड मेंशन नहीं है यहाँ पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मेंशन नहीं है। ये बजट कह रहा है कि डिस्टिंग्विश करेंगे हम एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर। कैपिटल की जगह अदर एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट दिया हुआ है। दिस इज क्लियर। आर्टिकल 112 है। अब जो हमने ये पढ़ा था एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम देखते हैं। जो एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है ना, वो उस पे वोट नहीं हो सकता ऑफ पार्लियामेंट। The expenditure charged on Consolidated Fund of India shall not be submitted to vote of Parliament. However, इस पे डिस्कशन हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है बट वोट नहीं हो सकता। दिस इज आर्टिकल 113। ओके, इट्स मेंशन्ड हियर। आर्टिकल 113 है ये। ठीक है, आर्टिकल 113 ये कह रहा है कि एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है उस पर वोटिंग नहीं हो सकती, बट ऑब्वियसली उस पर डिस्कशन हो सकता है। दिस मच इज क्लियर। ओके, लोकसभा कैन अप्रूव और रिफ्यूज एनी डिमांड और रिड्यूस द अमाउंट स्पेसिफाइड इन डिमांड बट कैनॉट इंक्रीज इट। लोकसभा जो है वो अप्रूव कर सकती है या रिफ्यूज कर सकती है किसी डिमांड को, या फिर रिड्यूस कर सकती है द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द डिमांड, बट इसे इंक्रीज नहीं कर सकती। लोकसभा या तो अप्रूव कर सकती है या रिफ्यूज कर सकती है डिमांड, लेकिन इस ऑफकोर्स वो रिड्यूस भी कर सकती है अमाउंट जो कि इसमें स्पेसिफाइड है, बट उसे इंक्रीज नहीं कर सकती। दिस इज आर्टिकल 113। ठीक है, एक और आर्टिकल है 114 जो कि इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी अमेंडमेंट प्रपोज नहीं हो सकता अप्रोप्रिएशन बिल पे।
ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल पे ये क्या होता है आगे हम देखेंगे। अप्रोप्रिएशन बिल पे ऐसा कोई भी अमेंडमेंट प्रपोज नहीं हो सकता किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जो कि वेरी कर रहा हो उसका अमाउंट या ऑल्टर कर रहा हो उसका डेस्टिनेशन, किसका, ग्रांट का, जिसपे वोटिंग हो चुकी है, ठीक है, या वेरी कर रहा हो अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या बोल रहा है आर्टिकल 114? आर्टिकल 114 ये बोल रहा है कि अमेंडमेंट प्रपोज नहीं हो सकता ऑन अप्रोप्रिएशन बिल इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। किस चीज पर अमेंडमेंट नहीं हो सकता? फॉर वेरिंग द अमाउंट या ऑल्टर करना कहां पे जा रहा है ये पैसा, डेस्टिनेशन ऑफ एनी ग्रांट जिसपे वोटिंग हो चुकी हो, या फिर वेरी करना अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इस पे डेस्टिनेशन की बात नहीं की है, सिर्फ अमाउंट की बात की है, ठीक है। इस पे ग्रांट्स में अमाउंट, वेरिंग द अमाउंट एंड डेस्टिनेशन दोनों की बात की है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे जो चार्ज हो रहा है उस पे सिर्फ अमाउंट को वेरी करने की बात की है, डेस्टिनेशन की बात नहीं की है। दिस इज क्लियर। जो लोकसभा है वो कैन मेक ग्रांट, एनी ग्रांट इन एडवांस, ठीक है, वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं इसे। जो लोकसभा है वो it can make any grant in advance, which is called vote on account, in respect to the estimated expenditure for a part of financial year pending the completion of the voting of the demands for grants and the enactment of appropriation bill. This is article 116. क्या कह रहा है जो लोकसभा है, it can make any grant in advance, जिसको आप vote on account बोल रहे हो, in respect to estimated expenditure for a part of financial year pending क्या है, the completion of voting of the demand for grants and the enactment of appropriation bill. तो पहले ही लोकसभा जो है it can make any grant in advance, vote on account, ठीक है। वोट ऑन अकाउंट के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई नो कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट वोट ऑन अकाउंट जब हम